हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो काफी बच्चों के रिक्वेस्ट के बाद आज हम 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर लेके आ गए हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम है फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन। आप सभी को पता होगा ये आपके स्कूल के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो टर्म 1 हो, चाहे वो PT1 हो, PT2 हो, कोई भी एग्जाम्स हो, वहां पे चैप्टर बहुत परेशान करता है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स। फिर उसके बाद जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं दैट इज न्यूटन बाबा। कौन है न्यूटन बाबा? इन्होंने कौन कौन सी लॉज दी हैं? फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, इनर्शिया फोर्स क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। और साथ ही साथ आप अपने नोटबुक और एक पेन साथ लेके बैठो ताकि आप इस लेक्चर के सारे कंटेंट आप प्रॉपर्ली नोट कर सको और जब भी आपके एग्जाम्स हो आप अच्छे मार्क्स ला सको। सो क्लास 9th अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम उड़ने वाले हैं मोशन की दुनिया में, फोर्सेस की दुनिया में, न्यूटन के पास। ठीक है, एज यू नो माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, आखिर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली चीज आती है दैट इज व्हाट इज फोर्स। आखिर ये फोर्स क्या होता है, किसको बोलते हैं, किस बला को बोलते हैं फोर्स। दूसरा है कि भाई फोर्सेस से टाइप क्या क्या होते हैं। फिर तीसरा है इनर्शिया क्या होता है। फिर फर्स्ट लॉ क्या होता है। फिर सेकेंड लॉ क्या होता है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम क्या होता है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं। और कुछ न्यूमेरिकल्स, बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही आते हैं, उसके अलावा टॉपिक से न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तो आपके पास ये थ्योरी भी रहेगी और न्यूमेरिकल्स भी रहेगा। तो इस पूरे लेक्चर में, पूरे इस कंप्लीट वन शॉट लेक्चर में हम सब कुछ डिटेल में समझ लेंगे। फाइन, तो चलिए सबसे पहली चीज कि व्हाट इज फोर्स। आखिर ये फोर्स है क्या, किसको बोलते हैं फोर्स। नॉर्मली हमने बचपन वाली छोटी वाली क्लासेस में पढ़ा है कि भाई पुल करना, पुश करना, दैट इज फोर्स। पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। लेकिन यहां पे हम इस चीज को नहीं समझेंगे। यहां पे पुल और पुश को फोर्स नहीं बोलते। अगर आपके दिमाग में ये है कि सर पुल और पुश को फोर्स बोलते हैं, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि पुल और पुश को फोर्स नहीं बोलते, बल्कि वो एफर्ट जिससे हम पुल या पुश करें उसको बोलते हैं फोर्स। भाई आप धक्का मार रहे हो, ठीक है, आप ऐसे धक्का मार रहे हो, आप ऐसे खींच रहे हो, धक्का खींचना, ऐसा वाला गाना आ गया ना। चलिए, तो धक्का मार रहे हो या खींच रहे हो, पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, उसके लिए जो एनर्जी आपने लगाई, जो एफर्ट्स आपने दिया, दैट इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहां पे देखिए आप क्या लिखा है। अ फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन। यानी कि फोर्स एक एफर्ट है जो क्या करता है, बॉडी का जो पोजीशन है, बॉडी का जो भी पोजीशन है उसको क्या करता है, उसके स्टेट को चेंज करता है। बोलो स्टेट का मतलब अगर बॉडी चल रही है तो चलता हुआ, रुकी है तो रुका हुआ। यानी कि बेसिकली अगर मैं चल रहा हूं, मुझे कोई फोर्स लगाएगा तो मैं खड़ा हो पाऊंगा। अगर मैं रुका हुआ हूं तो मुझे क्या है, कोई फोर्स लगाएगा तो मैं क्या करूंगा, चल पाऊंगा। तो इमेजिन कर पा रहे हो ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, उस स्टेट से अगर उसको चेंज करना था, वो क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एफर्ट आप लगा रहे हो, किसके लिए, पुल या पुश करने के लिए जो आप एफर्ट लगा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, हम फोर्स बोलते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। इट कैन चेंज द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि ये ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। भाई आप इधर जा रहे हो, धक्का कोई इधर मारेगा तो आप इधर चलने लगोगे, डायरेक्शन चेंज हुआ ना। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। उसके बाद क्या है, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपनी की बॉटल ले लेते हैं, पानी की बॉटल, और रेलवे में मिलता है ना वो वाला प्लास्टिक वाला, पकड़ के ऐसे दबाओ तो क्या होगा, क्रश हो जाएगा। भाई क्या हुआ, क्रश हो गया। क्रश से क्या हुआ, वेन एवर यू अप्लाई फोर्स, ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन क्या किया, चेंज कर लिया। ऑब्जेक्ट ने अपना शेप एंड साइज को क्या किया, चेंज कर लिया। भाई इतना बड़ा बॉटल था, छोटू सा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रश हो गया है, कम हो गया, इसकी साइज कम हो गई। तो फोर्स ये भी कर सकता है। अच्छा, ये बातें देखो, यहाँ पे एक लाल चेकड़ा लगा है, क्रॉस, कि आपको पुल और पुश नहीं बोलना है। ये छोटे बच्चे बोलते थे, जो ऐसे टिंगे होते थे। तुम भी छोटे हो? नहीं, अच्छा, छोटे नहीं हो तुम, बहुत बड़े हो गए हो, अब समझदार हो गए हो, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हो। ठीक है, और आप फोर्स पढ़ रहे हो। तो पुल और पुश इज नोन एज फोर्स, ये आप नहीं बोलोगे, आप ये बोलोगे एन एफर्ट टू डू पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। उसके बाद पुश इज डिफाइंड एज द एक्शन। पुश और पुल के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो भाई पुश क्या है, एक एक्शन है which causes an object to move from its place. Some examples are opening or closing a gate. भाई दरवाजा खींच रहे हो, खोल रहे हो, बंद कर रहे हो,
पुशिंग द टेबल, वॉकिंग वगैरह सारा कुछ क्या है, एग्जाम्पल हो सकता है पुश का। और पुल क्या है, पुल का मतलब देखो पुश पुल, पुश पुल, ठीक है। पुल का मतलब खींचना, पुश का मतलब धक्का मारना, धक्का मारना, और ये पुश के पुल क्या है, खींचना, ठीक है, फाइन। चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ें। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, ये जो हम लेक्चर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये पीडीएफ में मैं लिंक में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कमेंट में भी हम पिन कर देंगे, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद हमें समझना है कि भाई ये फुल फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो फोर्स हम पढ़ने वाले जो हमारे सिलेबस में है वो दो ही टाइप है। कौन सा, एक तो बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। देखो कई बार अपने जैसे मान लो रस्सी पे चलते हैं, मान लो एक रस्सी है, आप इस पे चल रहे हो, रोप वे पे चल रहे हो, ठीक है, आप ऐसे करके चलते हो। आप क्या कर रहे हो, आप अपने दोनों हाथ का यूज करके बैलेंस कर रहे हो। भाई ऐसे चल रहे हो, भाई ऐसे, आप ऐसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हो। समझ में आ रही बात, दोनों साइड से क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। इसका मतलब क्या है, बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं, बैलेंस फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जब दोनों जगह से, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, यहां से भी इक्वल फोर्स, यहां से भी इक्वल फोर्स, अगर दोनों जगह से सेम फोर्स लग रहा हो, ठीक है, डायरेक्शन समझना, एक इधर से एक इधर से ऐसे लगा है, तो दोनों साइड से अगर सेम फोर्स लग रहा हो, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस फोर्स। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि किस स्ट्रेंथ से आपने फोर्स लगाया। भाई जैसे मान लो ये बॉल है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो मुक्का मारा, जोर से मुक्का मारा, 10 न्यूटन से मारा मतलब बहुत तेज से मारा, 5 न्यूटन से मारा मतलब धीरे से मारा। तो 10 का मतलब ज्यादा नंबर, 5 का मतलब कम नंबर, इसका मतलब 10 का मतलब हायर मैग्नीट्यूड और 5 का मतलब लोअर मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है देखो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। पहले तो अनबैलेंस समझते हैं क्या है। व्हेन बैलेंस फोर्स आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। समझो कि भाई अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई मास उसका m है, अगर आप यहां से फोर्स लगा रहे हो और यहां से फोर्स लगा रहे हो, दोनों साइड से अपोजिट, दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हो, यहां पे लिखा है ना नेट इफेक्टिव फोर्स कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट इफेक्टिव फोर्स 0 कब होगा, जब अगर आप एक इधर से लगाएगा फोर्स और एक इधर से लगाएगा। भाई मैं मान लो मैं खड़ा हूं, कोई भाई मुझे पीछे धक्का मार रहा है, कोई यहां से धक्का मार रहा है, तो मैं अपनी जगह पे स्टेबल हूं, ऐसे क्यों, क्योंकि इधर से ही फोर्स लग रहा है और इधर से ही फोर्स लग रहा है। तो ऐसे केसेस में किसको बोलेंगे हम, बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। का आप ऐसे लर्न रख सकते हो, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लगे और इक्वल के, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैसा हो, इक्वल हो, और डायरेक्शन कैसा हो, अपोजिट डायरेक्शन, तो बोल सकते हैं। उसके बाद देखो अनबैलेंस क्या है। अनबैलेंसिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इट मूव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। क्या ही मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, खींच रहे हो, जैसे टग ऑफ वॉर खेलते हैं ना अपने, ये आप फोर्स लगा रहे हो और खींच रहे हो, लेकिन बॉडी फिर भी क्या हो रही है, बॉडी मूव कर जा रहा है इस साइड। जैसे देखो ये डायग्राम में अगर आपको दिख रहा हो तो भाई यहाँ से 3 भाई लोग हैं, 3 लोग यहाँ से हैं फोर्स, 3 लोग यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मेंटेन है, कोई ना तो कोई आगे चल रहा है ना तो कोई पीछे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, किसका एग्जांपल है ये, बैलेंस फोर्स का। देखो यहाँ से 300 न्यूटन, यहाँ भी 300 न्यूटन, ठीक है। इसकी बात करें, देखो यहाँ पे भाई अकेला है और यहाँ पे 3 लोग हैं। अब ये फोर्स लगा रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, सिर्फ 100 न्यूटन का, ये कितना लगा रहा है, 300 न्यूटन का। इसलिए ये बॉडी क्या हो, ये इस पार्ट को बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स, इसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स। अच्छा, ये जो एन बार बार दिख रहा है क्या है, इस एन को बोलते हैं न्यूटन। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूटन का मतलब होता है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एन क्या है, एन का मतलब होता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की जो यूनिट होती है, जैसे अभी मास का यूनिट क्या होता है, केजी, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, एस टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स, ऐसे ही फोर्स का जो यूनिट होता है वो कितना हो, क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर है, बोलो यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज और है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। एक टॉपिक और होता है जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर अभी हम जब आगे अगर कोई फाउंडेशन पढ़ रहा हो तो उसको सिलेबस में होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसको बोलते हैं, देखो जैसे मान लो आपने बेंच को धक्का मारा, बहुत जोर से धक्का मार रहे हो, धक्का मारने के बाद बॉडी चाहती नहीं आगे बढ़े। भाई इमेजिन करो कि जिसको हम ऐसे समझते हैं कि मानो ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आप इसको ऐसे मारना चाह रहे हो धक्का, लेकिन ये जो जमीन है, जो फर्श है, जो फ्लोर है आपका, ये क्या चाहता है, चाहता है बॉडी मूव ना करे। ये क्या चाहता है, बॉडी मूव ना करे। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ, आप इधर से पुश कर रहे हो,
और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर इस साइड लग रहा है, इस साइड अपोजिट साइड लग रहा है। जब आप इधर पुश कर रहे हो और बॉडी इस साइड मूव कर रही है, अपने साइड मूव कर रही है, मैं धक्का मारना चाहता हूँ इधर, बॉडी को मूव इधर करना चाहता हूँ, लेकिन जो बॉडी इधर मूव की साइड आ रही है इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है, मोशन के अपोजिट में लगता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? फाइन, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करें दैट इज इनर्शिया। इसको इनर्शिया फोर्स कह सकते हो, इनर्शिया कह सकते हो, आपकी मर्जी जो आपको कह सकते हो, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ये इनर्शिया होता क्या है। तो अब देखो, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। देखो, जैसे मानो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ठीक, मैं इसको धक्का मार रहा हूँ, मैं धक्का मार रहा हूँ, लगा रहा हूँ धक्का, मूव कर लगा रहा हूँ धक्का, लेकिन क्या बॉडी मूव कर रही? नहीं कर रही। मान लेते हैं बॉडी मूव नहीं कर रही, तो उसको रोक कौन रहा है? रोक रहा है उसको रोक रहा है इनर्शिया फोर्स। ये कहाँ बैठा है? ये उसके अंदर ऐसे बेंच, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे छुप के बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे छुप के बैठा हुआ है, और वही क्या लगा रहा है, वो चाहता है कि नहीं, मैं जो हो रहा है उसको चेंज नहीं होने दूंगा। मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ तो मैं रेस्ट में रहना चाहता हूँ, मैं मूव नहीं करना चाहता। बोलो समझ में आ रही बात? भाई अगर मान लो मैं आपको कोई धक्का मारो और आप अंदर ऐसे टेबल, बहुत वजन सा टेबल है, और आपको जो बोला जाए जाओ धक्का मारो, आप लगा रहे हो फोर्स, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही पता है? क्योंकि उसका इनर्शियल फोर्स जो है बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही बात? तो इनर्शिया फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को उसके पोजीशन से, उसके स्टेट से चेंज होने में क्या करता है? रोकता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मूव नहीं होना चाहेगा, और अगर बॉडी मोशन में है तो क्या है? वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। देखो, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, बॉडी जा रही है और आप क्या कर रहे हो? ब्रेक लगा रहे हो जोर से, मतलब ब्रेक नहीं लगाओ तो क्या गाड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुक रही है? क्योंकि ब्रेक लगाने से आपने क्या किया? आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, आप उसके इनर्शिया से क्या कर रहे हो? अपोजिट में एक फोर्स लगा रहे हो, जिसकी वजह से आप गाड़ी धीरे धीरे जाके रुकती है। क्लियर है? फाइन। दूसरा क्या है कि इनर्शिया जो है डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। आप दोनों को ही बोल सकते हो क्या कि भाई इनर्शिया जो है किसी बॉडी के मास पे डिपेंड करती है, जिसका इनर्शिया ज़्यादा उसका क्या है? मास ज़्यादा। देखो, अगर आप इनर्शिया को इंक्रीज करते हो तो मास भी इंक्रीज हो जाता है, अगर जिसका इनर्शिया कम उसका मास कम। ठीक है, मतलब अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है आपको धक्का मारना हो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, छोटा ऑब्जेक्ट है उसको धक्का मारना हो तो आराम से कम ताकत लगाना पड़ेगा। देखो, अगर ये है, इसको उठाना है, उठा लिया। अगर यहीं पे मैं बहुत मोटा सा रॉड लेके आ जाऊँ, क्या उठेगा? नहीं उठेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई इनर्शिया एक ऐसी चीज है जो क्या करता है? बॉडी के वेट को, मास को, बॉडी के मास को क्या करता है? संभालता है, कंट्रोल करता है, और ये चाहता है कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे। बोलो यहां तक समझ में आ गई? चमक रहा है? पक्का? चले तो कमेंट कर देना एक, अगर आपको चीजें क्लियर हो क्योंकि आपका फर्स्ट वीडियो है ये 9th स्टैंडर्ड के लिए। तो कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो कमेंट करिए, और अगर आपको क्लियर है तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं इसमें इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया दो हो सकता है, एक तो रेस्ट, एक तो मोशन। मैंने आपको बताया अभी कि अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो इनर्शिया दो टाइप के हुए, इनर्शिया एट रेस्ट और इनर्शिया एट मोशन। देखो क्या क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट and it remains at rest until an external force is affected। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट पोजीशन पे है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है, क्या वो बदलेगा? अगर सपोज करो इस क्लासरूम में अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे कोई मान लो ये हमारा जो पैनल है, अगर वो यहीं पे एंड्रॉयड बोर्ड है वो यहीं पे है, ठीक है, आप छोड़ दो इस क्लासरूम को, बंद करके चले जाओ 2 साल के लिए, क्या ये अपने आप मूव करेगा? नहीं करेगा ना। तो ऐसा कहता है कि जो अपना इनर्शिया एट रेस्ट ये कहता है कि अगर आप कोई बॉडी या कोई बॉडी तब तक रेस्ट में रहना चाहता है जब तक आप उसके ऊपर क्या ना करो, कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। जब तक आप उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तब तक बॉडी क्या रहना चाहती है? बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। एग्जाम्पल में व्हेन अ कार एक्सेलरेट पैसेंजर में फील tough, their bodies are moving backward, in reality inertia making their body stay place at the car moves forward। ठीक है, जैसे समझो क्या है कि भाई अचानक से गाड़ी ब्रेक लगाया, तो आप गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने का मतलब गाड़ी को रोका गया,
गाड़ी को रोका लेकिन आपकी बॉडी आगे जा रही है, या अचानक से गाड़ी स्टार्ट हुआ तो आप ऐसे पीछे हो जाते हो, भाई अचानक गाड़ी स्टार्ट हो तो आप पीछे होगा, क्यों? क्योंकि इनर्शिया बैलेंस करना चाहता है आपको, इनर्शिया इतना झटके से फोर्स लगा है कि इनर्शिया क्या किया आपको बैलेंस कर ले, इसलिए आप पीछे चले जाते हो। आप क्या कर रहे हो? पीछे चले जा रहे हो। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? इनर्शिया एट मोशन में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी मोशन अंटिल अ फोर्स एक्ट ऑन इट। हॉकी प्लग एग्जांपल बहुत सारे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो भाई कोई बॉडी चल रही है तो चलना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। भाई आप गाड़ी चल रहा है, क्या आपने आप रुक जाएगा? नहीं, आप ब्रेक लगाओगे, भाई आप ब्रेक लगाओगे। जैसे अभी ये मान लो अपने फर्श पे चल रहे हैं, कोई फ्लोर पे चल रहे हैं और वहाँ पानी गिरा है, अपना पाँव गया तो क्या हुआ? क्या होगा? फैल जाएंगे नीचे, और फैल जाएंगे तो नीचे सब टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी में जाने पे क्या हुआ? स्लिपरी हुआ। स्लिपरी होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस लगते हैं, फ्रिक्शनल भी फोर्सेस हैं, बहुत सारी फोर्सेस हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है? इनर्शिया भी एक्ट कर रहा है कि कोई बॉडी जिस कंडीशन में है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और यही इसी को बोलते हैं हम इनर्शिया फोर्स। बोलो क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गई बच्चों? सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सब यहाँ से शुरू होता है आपके न्यूटन बाबा की कहानी। अब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है क्या? न्यूटन थे कौन पहले तो समझ लो। न्यूटन एक बहुत ही खड़ूस आदमी, देखो यहाँ छुपा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसके माथे पे एक एप्पल गिरा ढम से, वो जगह अरे क्या हो गया, गुस्सा आया और ऐसा कुछ कर दिया जो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हालांकि कहानी ऐसी कुछ नहीं है, उनके पास बहुत सारे थॉट्स थे। एक होता ना, आप नॉर्मली कहीं बैठे और आपके साथ अचानक कुछ ऐसा हो जाए तो आपको लगे कि अरे यार ये तो मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, आप सोचते हो। ऐसे उन्होंने भी क्या किया, जब वो कहीं एप्पल पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पे एक एप्पल गिरता है तो थॉट लेते कि बॉडी नीचे क्यों आ रही है, ये बॉडी क्यों मोशन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में आया, जिसके वजह से आप आज ये चैप्टर पढ़ रहे हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली जो फोर्स वाला कंसेप्ट है पूरी क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन के थ्रू है, ठीक है। चलिए तो हम फटाफट करते हैं, टाइम बहुत वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वन शॉट है ये। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहले आप समझिए कि क्या होता है कि बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अंटिल और अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। देखो जो अभी आपने इनर्शिया में पढ़ा वही फर्स्ट लॉ है, ठीक है। पहले इनर्शिया नाम था, बाद में न्यूटन ने उसको अपना नाम पे रख दिया, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी कि कोई बॉडी, इसका स्टेटमेंट क्या कहते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट आएगा, स्कूल के एग्जाम जब भी होगी तो इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा कि बोला जाएगा राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आप क्या लिखोगे? अ बॉडी वांट्स टू इट्स मीन पोजीशन, अ बॉडी वांट्स टू इन इट्स मीन पोजीशन अंटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि कोई भी बॉडी जिस कंडीशन में है, मूविंग में है तो मूविंग में, रेस्ट में है तो रेस्ट में, वो रहना चाहता है, वो अपने पोजीशन को चेंज करना चाहता नहीं है। इसी को बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट। न्यूटन ने यही बोला कि भाई कोई बॉडी अगर है तो अपनी ही पोजीशन में रहना चाहता है, उसमें कोई चेंजेस होना चाहता नहीं है, वो नहीं चाहता मैं बदलूं अपना स्टेट, ठीक है। और स्टेट कब बदलेगा? स्टेट तब बदलेगा जब आप उस पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, ठीक ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है अ बॉडी वांट्स टू बी रिमेन इट्स मेन पोजीशन अंटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। कि जो भी बॉडी है वो अपनी मेन पोजीशन में रहना चाहता है, अब जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाओ। देखो जैसे एग्जांपल में ये पेड़ था, नॉर्मली दो भाई लोग आए और पकड़ के, ये क्या है, आप देखो यहाँ पे कोई भी एप्पल नहीं गिर रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों साइड से बैलेंस फोर्स लगा है, इधर से भी एक लगा रहा है, इधर से भी लगा रहा है, पेड़ को पकड़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप देखो दोनों इस साइड आ गए तो क्या हुआ, ये दोनों भाई जब इधर आ गए तो क्या हुआ, अब में एप्पल में क्या हुआ, गिरना शुरू हो गया, ठीक है। यहां से भी एप्पल गिर सकता था, लेकिन अगर दोनों का फोर्स इक्वल नहीं हो तो, भाई मैं यहाँ से मुझे फोर्स लगा रहा, मैं इसको लगा रहा, दोनों झटका मार रहे हैं तो क्या होगा, पेड़ में जो एप्पल हो गिरेगा। लेकिन यहाँ पे इजिली गिर जाएगा, थोड़ा सा ही फोर्स लगाओ तो क्या होगा, एप्पल गिर जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो इन डायग्राम से आप चीजों को समझो कि आखिर फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल सा है कि बॉडी वांट्स टू बी इट्स मीन पोजीशन अंटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। आपको जो याद रखे रहे आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो यहां तक समझने के बाद अब हमें समझना है एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोमेंटम। ये मोमेंटम है क्या? आपने कई बार सुना होगा मेरा मोमेंटम बिगड़ गया, या बोलते हैं ना अपने गाड़ी चला रहे थोड़ा मेरा डिसबैलेंस हो गया, मैं मोमेंटम मेरा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। मोमेंटम बेसिकली है क्या? सो मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहली चीज मोमेंटम क्या है? मोमेंटम बताता है कि गाड़ी का जो डिस्क्राइब करता है मोशन को,
कि भाई ये गाड़ी तेजी से गई, गाड़ी स्लो गया, गाड़ी कैसे ऐसे गया, गाड़ी का जो भी पाथ है, जो भी मोशन है, उसको डिस्क्राइब करता है मोमेंटम। कैसे करता है उसको समझते हैं। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर आपको मोमेंटम समझना है तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला समझना पड़ेगा, दैट P इक्वल्स टू m इंटू वी। P बराबर m इंटू बी। m क्या है यहाँ पे, m को बोलते हैं मास, m क्या है यहाँ पे, मास रहेगा, और v क्या रहेगा, वेलोसिटी। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट का ध्यान रखना है। इसका यूनिट होता है kg, इसका होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी डिफाइंड एज मोमेंटम। बाकी मोमेंटम है क्या, कोई पूछा व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम, आप क्या बोलोगे सर P इक्वल्स टू mv? नहीं, तब क्या बोलना, तब आप बोलना कि मोमेंटम इज समथिंग विच डिफाइंस द पाथ ऑफ मोशन या नेचर ऑफ मोशन। कि जो भी मोशन है, जो भी क्या बोलते हैं मोशन का, ठीक है, बेसिकली डिस्क्राइब करता है किस तरह से, मतलब मोशन का जो भी पाथ हो सकता है, मोशन का जो भी कैरेक्टर हो सकता है, इन सभी को कौन डिस्क्राइब करता है, कौन, मोमेंटम। बोलो समझ में आ गई बात। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम फोर्सेस पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, तो जहां पे मोशन आएगा वहां पे इसको पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे कुछ एग्जांपल में देखो, जैसे ए बेसबॉल फ्लाइंग थ्रू द एयर। भाई आपने एक बॉल को जोर से फेंका ऊपर, एक बॉल लिया जोर से फेंका ऊपर, ऊंचे पे जाएगी, बहुत दूर जाएगी। अगर आपने उसी बॉल को धीरे से फेंका तो क्या होगा, थोड़ा ही ऊपर जाएगी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपने फोर्स लगाया, आपने जितना ज़्यादा मोमेंटम दिया, आपने जितना ज़्यादा उसमें एनर्जी ऐड की, उतना ज़्यादा बॉडी जाएगा। तो आपने कहीं ना कहीं वेलोसिटी ही लगाया ना भाई। आप कोई बॉल को फेंक रहे हो, आपने क्या किया, यू आर एडिंग वेलोसिटी टू दैट मास। जब आप उस मास को वेलोसिटी ऐड करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मोमेंटम में जाएगा। और जिसमें आपने ज़्यादा फोर्स लगाया, जिसमें आपने ज़्यादा वेलोसिटी दी है, वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। जिसमें आपने कम वेलोसिटी लगाई है, वो बॉडी नीचे तक रहेगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? सो यहाँ तक ठीक है। दूसरा क्या है कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो बताओ। मास की यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो इसकी पूरी की यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड। क्या रहेगी, केजी मीटर पर सेकंड। ये ऐसा ही है, ठीक है। और भी बहुत सारी बुकों में सीजीएस होता है, तो अपने को इतना टेंशन नहीं लेना है, अब इसको मत सीखो। सिंपल आप ये समझो कि ऐसा यूनिट क्या है इसकी, केजी मीटर पर सेकंड। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म कि भाई ये कैसी क्वांटिटी है, तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी आपको स्केलर और वेक्टर, आपको, मुझे यहाँ तक समझ रहा हूँ, आपको पता होगा। स्केलर वो है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। चलिए बोलो, यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको? डन, क्लियर हुआ पक्का वाला? चलिए अब हम आते हैं हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉज ऑफ मोशन। दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉज ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ का जो डेफिनेशन है, बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है, क्या बोलते हैं सर, F इक्वल्स टू एम ए, फादर इक्वल्स टू मदर। मैं तो ऐसे याद कराता हूँ बच्चों को। सो फादर इक्वल्स टू मदर अगर आपने लर्न किया है तो आप F इक्वल्स टू एम ए लर्न होगा। लेकिन बच्चों की डेफिनेशन ये नहीं है। कोई बोले व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप क्या बोलोगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। न्यूटन ने कुछ ऐसा नहीं बताया। न्यूटन का स्टेटमेंट ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम के रेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बोलो क्लियर हुआ? कि न्यूटन ने ये कहा है भाई कि जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, मतलब dp/dt के, ठीक है। अगर आप d का मतलब है बेसिकली चेंज, अगर आप d नहीं जानते हो तो हम d को छोड़ देते हैं, तो हम डेल्टा बोल देते हैं, तो डेल्टा p/Δt, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या हुआ, डेल्टा का मतलब हुआ अपना चेंज। कहीं भी डेल्टा आपको दिखे तो आप जान लेना किसकी बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है। सो ऐसा बोला उन्होंने कि जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा p/Δt। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इसको डिराइव करेंगे तो हम देखो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट रहेगा k, डेल्टा p/Δt। बोलो दिख रहा है? एक बार कैमरा चेक कर लो, दिख रहा है कि नहीं? चलिए प्रॉपर क्लियर ही है। सो F इक्वल्स टू k डेल्टा p/Δt, ठीक है। यहाँ तक बोलो क्लियर है? प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, आपके की जगह x y z अपना नाम कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो F इक्वल्स टू k डेल्टा p/Δt। अच्छा, p का फॉर्मूला भी हमने देखा कितना था, p बराबर mv। p बराबर क्या था, mv। तो यहाँ देखो लिख सकते हैं हम F इक्वल्स टू k
डेल्टा का डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी। बोलो यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है। अब इस F इक्वल्स टू के, इस m को बाहर ले रहे, क्योंकि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसका वेलोसिटी बार बार बदल सकता है, पर मास बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। जैसे मान लो एक बॉल की बात कर रहा था मैं, बॉल को आप जोर से फेंको, बॉल को आप धीरे से फेंको, भाई उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर मास का वेलोसिटी बार बार चेंज कर सकते हो, पर क्या मास चेंज करोगे? मास तो कांस्टेंट रहता है, इसलिए मास बाहर हो गया। अभी क्या बचा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। बोले यहाँ तक सही क्या? सो F इक्वल्स टू यहाँ से करेंगे तो बराबर के, m तो एज इट इज है, और ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है? अगर आपको याद हो तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जो फॉर्मूला होता था वो होता था एक्सेलरेशन का। मोशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो पता होना चाहिए, नहीं पढ़ा है तो अब जान लो कि डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम v माइनस यू बाई टी, ऐसा कुछ पढ़ा हो शायद। तो ये किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के। तो वी कैन राइट F इक्वल्स टू के एम ए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा मान लिया जाता है k की वैल्यू 1 है। ये अजम्पशन है, कुछ भी यहाँ पे अजम्पशन लेते हैं, k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू में पता नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। सो इसलिए जो फॉर्मूला बनता है F इक्वल्स टू कितना होता है? एम ए। सो फॉर्मूला कितना बनता है? F इक्वल्स टू एम ए। बोलो क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो सिंपल सा ही है। F इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया, फिर हमने इसमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो क्या हुआ? k ले आए, k की वैल्यू यहाँ पे 1 बाद में मान लेंगे। डेल्टा m है, m बाहर हो गया। सो यहाँ क्या बचा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इस टी को बोला हमने a, तो यहाँ पे फाइनली क्लियर हो गया। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो कोई भी आपसे पूछा न्यूटन सेकंड लॉ तो आप क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये बताया न्यूटन ने। न्यूटन ने कभी F इक्वल्स टू ma नहीं बताया था, ये तो उन्होंने प्रूव किया और अपने आप आंसर आया, दैट इज F इक्वल्स टू ma। ठीक है ना? लेकिन न्यूटन ने कभी नहीं बोला है कि F इक्वल्स टू ma होता है। उन्होंने बोला है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। फाइन, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। बच्चों कोई डाउट हो, कुछ भी मन में हो तो प्लीज बेहिचक कमेंट करिए, और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सपोर्ट करिए। फाइन। सो यहाँ तक समझने के बाद हम समझेंगे कि आखिर इसके न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ही टफ सेक्शन है बच्चों के दिमाग में। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है यार, कैसे होगा न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स का न्यूमेरिकल मतलब इतनी दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से। देखो सबसे पहले आपको पता हो जाना चाहिए अभी तक भाई हमारे पास यहाँ पे एक ही फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा, दैट इज F इक्वल्स टू ma। बोलो पढ़ लिया ना सबने? अभी हमने डिस्कस किया कि भाई F इक्वल्स टू ma एक फॉर्मूला होता है। कोई और फॉर्मूला पढ़ा क्या अभी तक? एक आपने मोमेंटम भी पढ़ा, P इक्वल्स टू mv। एक फॉर्मूला ये पढ़ा है, एक फॉर्मूला ये पढ़ा है। क्या इसके अलावा कोई फॉर्मूला पढ़ा? बोलो हाँ या ना? नहीं पढ़ा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को करने का एक ही तरीका है कि आप सारे फॉर्मूले लर्न रखो। जिस दिन आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे उस दिन आपका काम ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। बोलो ठीक है? चलो तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है? नेट फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। अब आप छोटे हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि न्यूटन किसका यूनिट होता है? न्यूटन होता है फोर्स का। इसलिए मतलब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या दिया है? फोर्स दिया है। आपको ऐसा यूनिट को पकड़ लेना है और समझ लेना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन का मतलब क्या होता है? बोलो फोर्स। न्यूटन का क्या मतलब होता है? फोर्स। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कितना होता है? न्यूटन। याद रहेगा ना? ठीक है। सो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कितना हुआ? न्यूटन हुआ। ठीक। अच्छा, ये पीछे वाला जो फॉर्मूला था ना उसमें एक चीज आप समझो, F इक्वल्स टू ma हमने पढ़ा था, ये वाला जो फॉर्मूला था इसमें ना इसकी जो SI यूनिट होगी एक तो न्यूटन होती है, किसकी? फोर्स की यूनिट तो न्यूटन भी होती है। एक फोर्स की यूनिट और भी हो सकती है। देखो मास का मतलब होता है kg और ये अपना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे पास न्यूटन भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है, तो उसको भी आप लिख लेना उधर। ठीक है, तो देखो फोर्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 7 न्यूटन। अच्छा, और क्या बोला है? इट्स अप्लाइड कॉन्स्टेंटली ऑन द 400 ग्राम ऑब्जेक्ट। मास कितना दिया है? 400 ग्राम। भाई ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की होती है, इसलिए क्या दिया है? मास दिया है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रेज इट्स वेलोसिटी टू 80 मीटर पर सेकेंड। टाइम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और बोला जा रहा है कि बताओ इस बॉडी पर यानी कि वेलोसिटी v बराबर 80 मीटर पर सेकेंड पहुंचने तक कितना आपको क्या लगाना पड़ेगा? टाइम लगेगा। देखो इसको क्वेश्चन को समझते हैं। एक नेट फोर्स 7 न्यूटन वाज अप्लाइड कॉन्स्टेंटली ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट इज एट रेस्ट। इनिशियली
इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, रुका हुआ था, पहले रुका हुआ था, अब इस पर लगाने लगे फोर्स लगाया कितने न्यूटन का, 7 न्यूटन का। जब 7 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी चलते चलते 80 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। ठीक है, अब आपको बताना है कि 80 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने में, यहाँ से चला यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे इसका स्पीड कितना है 80 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये सब पता चलना चाहिए। जब बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। हाँ, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ लिखा है ना बॉडी किस में है, रेस्ट में है, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हुई, 0 हुई। चलिए करें इस क्वेश्चन को, हमें टी निकालना है। चलिए तो एफ इक्वल्स टू एम ए, फादर इक्वल्स टू मदर, ठीक, एफ तो ठीक है, एम ठीक है, यहाँ पे पर यहाँ पे ए तो दिया नहीं है, यहाँ पे वी और यू दिया है। तभी मैंने हम पिछले डेरिवेशन में क्या किया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। और किसी ने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा तो वहाँ पे इसको पढ़ा ही था, आपने सबने पढ़ा होगा ना, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना सबने, या ऐसा पढ़ा होगा, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो तो पढ़ा है, देखा देखा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको ए की वैल्यू ढूंढनी जाए तो क्या होगा, ए को सब्जेक्ट बना होगा तो ये इधर आ जाएगा, तो वी माइनस यू और टी नीचे आ जाएगा, तो क्या बना, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू दिया कितना 7, मास कितना दिया देखो 400 ग्राम है। तो ग्राम देखो सारी जितने भी यहाँ पर गिवन डाटा है सब किस में है, एसआई यूनिट सिस्टम में है, तो इसको किस में करना पड़ेगा, एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बोलो बच्चों क्या करेंगे, कहाँ लिखे, यहाँ लिखे देखो 1 kg को कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, बोलो सबको पता है ये बात। सो 1 ग्राम इक्वल कितना हो जाएगा, 1/1000 kg। यानी कि अगर आपको ग्राम से केजी में जाना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो समझ में आई बात। तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 400 डिवाइड बाई हमारा 1000, तो 2 0 से 2 0 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना आया अपने पास 2/5 kg। बोलो समझ में आया। v कितना है 80, u कितना है 0, टाइम हमें निकालना है। ठीक, अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना हुआ 35, और ये 2 को ले आएंगे तो 2 हो गया, इधर आया 35, ये 2 आ गया, इक्वल्स टू 80/t। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई बात। उसके बाद हमें t निकालना है, इसको इधर भेज दो, इनको इधर भेज दो, तो कितना हुआ t इक्वल्स टू 80 × 2/35। फिर आप इसको भाई 5 से करो, 5 से 35, 16 5 से 80, ठीक है। सो फिर 16 2 तो 32/7 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, t बराबर 32/7। बोलो क्लियर है, सिंपल सा ही था। एफ इक्वल्स टू एम ए लगाया, एम ए की वैल्यू हमें पता है वी माइनस यू बाई टी होती है, यहाँ से हमने समझा, फिर सारी वैल्यू पुट की। हमने पहले इस 4400 ग्राम को किस में कन्वर्ट किया, केजी में कन्वर्ट किया, तो यहाँ से आया 2/5 kg, फिर हमने यहाँ पे पुट किया है और अपना आंसर कैलकुलेट किया है। बोलो क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गई बात, फाइन। सो चलिए समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप तब तक। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, how much is the force in Newton required to change the velocity to 30 meter per second in 1 millisecond। समझ में आ रही बात आपको, क्या लिखा है, एक बार ट्राई करो खुद से, वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करेंगे, तो मैं इसको रफ कर लूं, जल्दी करो, किया ट्राई, भाई करोगे नहीं ट्राई तो नहीं सीख पाओगे, सीधी बात। चलिए तो मैं करता हूं आपके लिए क्वेश्चन को, देखिए। अब अगर हम इसको करें तो ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना दिया है, मास दिया है 1 kg, कितना है मास दिया है 1 kg विथ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है सिंबल u, फाइनल वेलोसिटी का होता है सिंबल v। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। बोला है फोर्स निकालना है, रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी, कितना करना है भाई, बॉडी 20 में चल रही थी 30 में करना है, 20 पे चल रही थी 30 में करना है, और टाइम कितना दिया है 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड का मतलब जानते हो आप, बहुत छोटा। जैसे 1 मिली सेकेंड की बात करें देखो तो आप जनरली आपको क्या पता होना चाहिए, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1/1000 सेकेंड, ठीक है। जैसे मिलीलीटर होता है, ठीक है, जैसे मिलीमीटर होता है,
ऐसे ही मिली सेकेंड, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इसको करेंगे तो t बराबर 1/1000 सेकेंड्स। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये लिख लोगे, कर लोगे? चलिए अब यहाँ पे आते हैं, हमें निकालना क्या था, हाउ मच फोर्स F इक्वल्स टू ma, फादर इक्वल्स टू मदर। m तो ठीक है, ये क्या है आपके पास v माइनस यू बाई टी, क्योंकि v और u दिया है, m a दिया होता डायरेक्टली तो हम वो भी लगा सकते थे। अच्छा बहुत सारे बच्चे इसको अलग से निकाल देता, वो भी कर सकते हो आप, बाहर साइड में कहीं ए कैलकुलेट कर लो, फिर यहाँ पे प्लस पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। m कितना है 1 है, v कितना है हमारे पास 30 माइनस 20 अपॉन कितना है 1/1/1 बोलो बोलो समझ में आ गई? अब ये यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3, सो कितना हुआ 1 1 2 3 4, यानी कि 10,000 न्यूटन अगर आप फोर्स लगाओगे तब जाके क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड बॉडी मूव कर जाएगी, कितने टाइम में, सिर्फ 1 मिली सेकंड में। अब 1 मिली सेकंड सोच के देखो कितनी छोटी वैल्यू है, अगर उसमें आपको 20 से 30 जाना हो तो आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया? सो टेक ए स्क्रीनशॉट, और अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, बिकॉज आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो जो भी चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अ सेडान कार ऑफ मास 200 kg इज मूविंग विथ अ certain velocity, it is brought to the rest by the application of brakes with a distance of 20 meter, with the average resistance being offered to it is 500 Newton. What was the velocity of the motor car? ठीक है, देखो कोई भी स्टेटमेंट कभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, लेना क्या है कि देखना क्या है आपको कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उनके यूनिट्स क्या क्या हैं। अगर आपको एक बार यूनिट समझ में आने लगेगा ना, जिस दिन आप न्यूमेरिकल्स को बहुत ही इजीली एकदम स्मूथ मक्खन जैसा करने लगोगे। कैसे? मक्खन जैसा, मक्खन खाते हैं ना, ब्रेड बटर वाला मक्खन, तो वैसे मक्खन जैसा करने लगोगे, ठीक है? तो ढूंढते क्या क्या दिया, देखो सबसे पहले ये चीज़ दी है, ये क्या है आपका, ये दिया है आपका मास, ठीक है? सो m की वैल्यू दिया गया है 200 kg। देखो मैं बहुत आसान कर दूंगा इस क्वेश्चन को, आप देखो बस देखते रहो। इज मूविंग विथ वेलोसिटी और सर्टेन वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है? इज बॉट टू रेस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी कि उसको रोक दिया गया कुछ देर के बाद, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी होगी। बोला ना गाड़ी चल रहा है कुछ वेलोसिटी से और आगे जाके क्या हो रहा है, वो रुक जा रहा है, आगे जाके रुक जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 0 विद द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। s की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, ठीक है? व्हेन द एवरेज रेजिस्टेंस बीइंग ऑफर्ड इज 500 न्यूटन, ये कितना है आपका 500 न्यूटन। आपको VU निकालना है, भाई किस वेलोसिटी से बॉडी चल रही थी आपको कैलकुलेट करना है। तो समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे एक टर्म आ गया S, ठीक है? अब कैसे निकालें कैसे निकालें कैसे निकालें, तो अगर आपको दिमाग में याद हो तो 3 फॉर्मूले होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के पीछे वाले चैप्टर का। एक तो था S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक? एक होता है आपके पास V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, और एक होता है आपके पास V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है? टाइम क्या दिया है, क्या यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, टाइम नहीं दिया, हाँ बस एक ही फॉर्मूला बचता है ये वाला। पहले इसको यूज करेंगे, ए निकालेंगे, फिर हम अपना काम कर लेंगे। बोलो समझ में आई बात? बोलो समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो यहाँ से एक काम और भी कर सकते हो आप, पता है क्या? देखो पहले तो आप समझो F इक्वल्स टू हमें फॉर्मूला मालूम है अपने को, ठीक? F इक्वल्स टू अपने को फॉर्मूला मालूम है। F कितना है 500 न्यूटन, M कितना है 200 kg, A कितना है हमें निकालना है, हमें पता नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में दिया है? कहीं A नहीं दिया है, कोई बात नहीं। सो A इक्वल्स टू कितना हुआ 500 डिवाइड बाई 200, 2 0 से 2 0 मर गया, क्या बचा? A बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो A इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप ये भी रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो देखो अपने एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है 2AS। अपने को V दिया है, क्या निकालना है? U वाला पार्ट ये हुआ था, हम ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस 2AS इक्वल्स टू U स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं भाई, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा। ये कितना है 0 दिया है, माइनस 2 इंटू A की वैल्यू कितना निकाला हमने 5/2, फिर S कितना हमारे पास 20 इक्वल्स टू कितना हुआ U स्क्वायर। 2 से 2 मर गया, क्या बचा? माइनस का 5 टू 10 100। देखो 5 2 बिल्कुल सही है, दैट इज U स्क्वायर। तो U की वैल्यू कितनी आई माइनस, भाई U का मतलब क्या हुआ, रूट लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर, तो 10 मीटर पर
सेकेंड। यानी कि जो गाड़ी की स्पीड थी कितनी थी, दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे माइनस प्लस का जो मैटर हो रहा है, माइनस प्लस का यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे ब्रेक लगाया है ना, तो जो रेजिस्टेंस हुआ है, रेजिस्टेंस वाला जो फोर्स होता है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। जब आप नेगेटिव मानोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से ये आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस होने की वजह से ये वाला आंसर प्लस हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ये आंसर प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर आप नहीं भी एग्जाम में लिख के आ रहे हो तो भी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। बट फिर भी समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जहाँ भी कहीं रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है या रिटार्डेशन जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो वहाँ पे हम नेगेटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। सो यहाँ पे आप देखो फोर्स कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। इस फोर्स के नेगेटिव होने से यहाँ भी क्या हुआ, ये भी नेगेटिव हो गया आपका, और यहाँ से ये भी नेगेटिव होने से आपकी यू की वैल्यू कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको होमवर्क करिए। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका क्या आंसर आया, तो आई विल लेट यू नो आप सही हो या नहीं हो। बोलो क्लियर है यहाँ तक? सो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़े। अब आपने मोमेंटम तो पढ़ा था, लेकिन अब ये नया टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत सारे स्कूल में इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता ही है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है बेसिकली? तो कंजर्वेशन मोमेंटम बेसिकली आप समझो कि हम ऐसा कहते हैं, या कंसेप्ट कंजर्वेशन एनर्जी ये कहती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि जो एनर्जी होती है ना, वो इसको आप बना नहीं सकते, उसको खत्म भी नहीं कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी की एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, उससे एक वर्क ले रहा हूँ भाई, उससे बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो। तो ऐसे ही जो एनर्जी होती है ना, उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही आप समझो कि जैसे मानो यहाँ एग्जाम्पल आप समझो कि यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है और एक दूसरा बॉल यहाँ पे ये है, ठीक है, अब दिख रहा है आपको, दोनों बॉल दिख रहे हैं। तो एक बॉल ऐसे आया, दोनों एक ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, दोनों आके यहाँ पे टकरा गए, दोनों यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड होने के बाद दोनों इधर उधर चले जा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी से दोनों बॉल आए, टकराए, और फिर हो सकता है उन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो गई। मान लो यहाँ से एक्स से चल रहा है, ये वाई से चल रहा है, तो जरूरी थोड़ी ये एक्स से मूव करेगा। मेरे को समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई आप एक गाड़ी रखी है, आप आया जोर से टकराए, गाड़ी पे टकराए, भाई आपकी स्पीड अगर 40 मीटर पर सेकेंड है तो क्या आप टकराने के बाद इसकी भी 40 होगी? हमें नहीं पता ना भाई, गाड़ी की स्पीड तो पता नहीं क्या होगी। तो ऐसे ही कोई बॉडी जब किसी बॉडी से टकराता है तो हमें तो जो नेक्स्ट वेलोसिटी है वो मालूम होती नहीं, बट ये जो श्योर है कि अगर इससे टकराएगा तो इसमें डिस्ट्रक्शन होने वाला है, ये श्योर हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आई बात? एक तरीके से और समझते हैं कि मानो आपने बॉल लिया, बॉल को जमीन पे हल्के से मारा, बॉल यहाँ तक आई, अब जोर से मारे, उछल के यहाँ तक आए, और जोर से मारे और उछल के आया। तो आपने क्या किया, आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, और जब जितनी तेज से बॉल जाकर जमीन पे टकराएगा, बॉल उतनी तेज से ऊपर आएगा। तो कंजर्वेशन मोमेंटम समझ में आ रहा है आपको? भाई जितना एनर्जी मैं दूंगा उतना ही वर्क में मुझे मिलेगा। भाई आपके पापा गए, पापा के बाद, पापा आज मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। पापा बोले इधर आओ, पहले पूछेंगे क्यों नहीं पढ़ना? पापा आज तो मेरा मन नहीं है, पापा आज तो मैं स्कूल में बहुत पढ़ाई कर लिया। बोले अच्छा बता क्या क्या पढ़ाई किया? तो आप नोटबुक दिखा रहे हो, कुछ पढ़ाई नहीं है। पापा बोले इधर आओ, पढ़ना है? तो मैंने बोला नहीं। दे दिया पापा ने एक जोर से। ठीक है, एक कंसेप्ट ये हुआ। दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप मम्मी के पास सेम गए, मम्मी आज मुझे नहीं पढ़ना। मम्मी बोली क्यों नहीं पढ़ना? मान लो सेम बातें हुई, फिर मम्मी ने भी एक लगाया। अब इमेजिन करो, पापा ने लगाया, मम्मी ने लगाया, किसका ज़्यादा दर्द हुआ? किसका दर्द ज़्यादा हुआ? पापा का ज़्यादा दर्द हुआ। क्यों ज़्यादा दर्द हुआ? क्योंकि पापा ने जोर से लगाया, पापा ने ज़्यादा वेलोसिटी लगाई। तो जितनी एनर्जी से पापा ने चांटे लगाए तुमको, उतना ही दर्द आपको ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। मैंने जो आपके पापा ने आपको लगाया है झापड़, जो एनर्जी से आपके पापा ने आपके गालों पे दिया है, वही एनर्जी आपके गालों को महसूस हुआ है। सो एनर्जी आई, टकराई, आपको फील हुआ। मम्मी की एनर्जी आई, टकराई, आपको फील हुआ। तो जितना ज़्यादा आप वेलोसिटी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको वर्क मिलेगा। तो यही कंजर्वेशन एनर्जी कहता है कि एनर्जी को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, एनर्जी को आप बिखेर नहीं सकते, खराब नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर अगर आप इस पूरे सिस्टम को इंक्लूड करो, पूरी चीज़ को समझो, तो क्या है, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है कितना होता है, वो 0 होता है। यानी कि जब आप बॉडी को मार रहे हो, जो काम मिल रहा है, दोनों को प्लस माइनस करो। भाई अगर मैं बॉल को जोर से फेंकूं और जो दीवार ने मुझे मारा होगा, भाई बॉल को मैं जोर से फर्श पे मारा, फ्लोर पे मारा, और फोर्स
मतलब ये जो फ्लोर है उसने जिस फोर्स से मुझे मारा होगा, अगर दोनों को हम दोनों के फोर्सेस को ऐड करें तो आंसर कितना आएगा, 0 आना चाहिए, ऐसा कहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 कोलिजन है, बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं आया तो एक बार रिपीट करिए, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा, जो एनर्जी से मैं बॉल को जमीन में मार रहा हूँ उसी एनर्जी से बॉल क्या कर रहा है, बॉल भी उसको फोर्स लगा रहा है, एक मैंने मारा, बॉल ने फोर्स लगाया, तो दोनों का अगर दोनों फोर्स को आप ऐड करो तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। कैसे पता है, जैसे मान लो यही मारा तो इसको प्लस ले रहे हो तो इसको क्या लोगे, माइनस लोगे। भाई इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो तो इस डायरेक्शन क्या मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने पढ़ाया था आपको। फोर्स कैसी क्वांटिटी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर आता है उसके बाद जो एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। सिंपल फॉर्मूला है कि फोर्स इनटू टाइम। भाई मोमेंटम को चलने के लिए, मोमेंटम करने के लिए आपने कितना उसमें बॉडी में इम्पल्स लगाया, वही इम्पल्स है। देखो इसको कैसे समझोगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द टाइम फॉर विच इट अप्लाइड इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ द फोर्स। जैसे एग्जांपल में आपको बताऊं, मान लो वॉलीबॉल, कोई बॉल फेंका, बैट्समैन खड़ा है, बैट्समैन ने जोर से मारा, बैट्समैन ने जोर से मारा, बॉल आया, मैंने फोर्स लगाया, मैंने उस पर इम्पल्स लगाया। एक होता धीरे से घुमाया, एक होता जोर से घुमाया। जोर से घुमाया में बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी, धीरे घुमाएगा तो धीरे जाएगी। समझ में आता नहीं इतनी बातें। क्या हुआ इसमें, उस पहले वाले केस में उसने क्या किया, जब वो बहुत धीरे से घुमा रहा है, उसमें क्या किया, उसने वर्क तो कर रहा है लेकिन बहुत स्लोली वर्क कर रहा है, बहुत टाइम लेके कर रहा है, बहुत जो फोर्स लगा रहा है ना, बहुत स्लो फोर्स लगा रहा है। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है, बॉल तेजी से घुमा दिया। जब तेजी से घुमा दिया दैट मीन्स उसने कम टाइम में बहुत सारा फोर्स लगाया है। तो आप इमेजिन करो, आप बताओ मुझे किस में बॉल दूर तक जाएगी, जिसमें फटाफट वो लगा देगा उसी में तो जाएगी। टाइम कम होगा और फोर्स इक्वल रहे या ज़्यादा हो तो क्या होगा, बॉल दूर तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इम्पल्स जो है कहीं ना कहीं पहली बात तो मोमेंटम पर डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा क्या कि इम्पल्स को में जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, कब इम्पल्स ज़्यादा होगा, जब आप कम टाइम में ज़्यादा फोर्स लगाते हो तब इम्पल्स ज़्यादा होगा कंपेयर टू जब आप सेम फोर्स ज़्यादा टाइम में लगाते हो। ठीक है, फिर से पापा और तुम्हारे एग्जाम्पल पे जाते हैं। पापा ने आपको ऐसे मारा, हाथ आया धीरे 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 गालों को टच किया, एक आया पापा ने लगा दिया, दोनों में दर्द किस में ज़्यादा होगा, सेकंड केस में। क्यों, क्योंकि पापा ने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, छोटे टाइम में आपको ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दिया, ज़्यादा लगा दिया। और पहले वाला केस में क्या था, आपको धीरे से मारा, धीरे से। समझ में आ रहा है। तो इम्पल्स बेसिकली क्या है कि आपने कितने कम टाइम में कितना फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, यूनिट क्या होगी, तो भाई फोर्स है तो न्यूटन, टाइम है तो सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इसकी एसआई यूनिट हो गई, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन सेकंड। ठीक है, सीजीएस क्या होता है, न्यूटन से मतलब ये एसआई यूनिट से छोटा यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड सीजीएस यूनिट। तो आप इसको भी लर्न रख सकते हो। बोलो क्लियर हो, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होगी। हाँ बच्चों, नहीं हो रहा तो प्लीज़ जरूर बताना मुझे। चलिए, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स। भाई ये इम्पल्स और मोमेंटम जो हम पढ़ रहे हैं, कैसे बोल रहा हूँ मैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं, कैसे इनके बीच का रिलेशन इक्वल होता है, इसको समझते हैं अपने। ठीक है, देखो न्यूटन का सेकंड लॉ पता है अपने को, फोर्स इक्वल्स टू मास, एफ इक्वल्स टू ma, फादर इक्वल्स टू मदर। बोलो सबको मालूम है बात। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, तो एफ इक्वल्स टू m तो ठीक है, एक को मैं ऐसा लिख सकता हूँ m माइनस वी माइनस यू बाई टी। बोलो लिख सकता हूँ, है ना भाई, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद देखो एक फॉर्मूला आपको ये भी पता है, P इक्वल्स टू एम वी, ये भी पढ़ा है। ठीक है, बोल सकते हैं। सो अगर ये T को इधर लेके आया हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू। भाई ये T को इधर लेके चलेंगे तो वैसे लिख सकते हैं। और फोर्स इनटू टाइम अभी हमने देखा किसको बोलते हैं, इम्पल्स को बोलते हैं। और एम वी माइनस यू, इसको ऐसा लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू। बोलो भाई एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सो इम्पल्स इक्वल्स टू वी कैन राइट चेंज, देखो ये एम वी एम यू, इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। देखो जब फाइनल वेलोसिटी रहेगा तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी रहेगा तो इनिशियल मोमेंटम। तो वी कैन राइट चेंज इन मोमेंटम। बोलो समझ में आई बात। बोलो क्लियर हुआ कि भाई इम्पल्स जो है वो किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। फिर से समझाता हूँ, एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टी।
ये टी भाई इधर चले गए तो एफ टी बराबर एम वी माइनस यू। ठीक, अब क्या किया हमने, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया एम वी हो गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एम यू हो गया। और आपको पता है कि अगर एम वी है तो फाइनल मोमेंटम, एम यू है तो इनिशियल मोमेंटम, और इसी को तो बोलते हैं चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम क्या मतलब हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसी को क्या बोलते हैं चेंज। तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में होना चाहिए कि भाई जो मोमेंटम है और जो इम्पल्स है वो कैसा है, सेम हो, लेकिन मोमेंटम में सिर्फ मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम। सो द इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। बोलो क्लियर है ये स्टेटमेंट, ये चीज लिखिए, जो इम्पल्स है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इम्पल्स इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स इक्वेशन या मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम बोलो चाहे इम्पल्स इक्वेशन बोलो, क्लियर एक ही बात होती है। तो ठीक है, क्वेश्चन करें एक फटाफट छोटा सा। अ क्रिकेट बॉल, देखो क्या दिया है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.20 kg। बॉडी का मास कितना दिया है, m की वैल्यू कितनी है 0.20 kg। ठीक, वेलोसिटी कितनी है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इम्पल्स ऑन द बॉल। ठीक है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या था, टाइम मैंने तो दिया नहीं, मूविंग विद वेलोसिटी इतना पर सेकेंड। फाइंड द इम्पल्स ऑन द बॉल एंड एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर इफ द ही शी स्टॉप द बॉल इन 0.1 सेकेंड। तो टाइम वैल्यू देखो दे दिया कितना है 0.10 सेकेंड। तो अभी इम्पल्स का फॉर्मूला अभी देखा हमने, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम, पर इसके लिए फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स आप निकाल लो भाई, F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए फॉर्मूला होता है, m तो गिवन है, ए के लिए क्या करो, वेलोसिटी अपॉन टाइम लगा लो। वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, दोनों यहाँ रख दो, फिर यहाँ पे आपको f मिल जाएगा। बोलो हाँ है ना, हाँ, फिर f आके यहाँ पे रख दो, टाइम तो गिवन है, आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया, कर लोगे, सिंपल है भाई। मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है। ठीक, बोला है इम्पल्स निकालो और फोर्स निकालो। जब आप फोर्स निकालने गए तो क्या हुआ, F इक्वल्स टू एम ए हुआ, एम ए की वैल्यू क्या हुई, v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी अपॉन टाइम से आप क्या करो, यहाँ फोर्स निकाल लोगे और इस फोर्स को यहाँ पे रखोगे, क्या मिलेगा आपको, इम्पल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो करिए इसको, आपके लिए ये छोटा सा टास्क है मेरी तरफ से एज ए होमवर्क। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको करके जरूर कमेंट करना, आप लोग कमेंट जरूरी है। ठीक है, कमेंट करिए। सो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आखिर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल सा है। वो ये कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी आप दीवार को जैसे पुश कर रहे हो, जब दीवार को जोर से धक्का मार रहे हो तो दीवार भी आपको धक्का मार रहा होगा, हमें दिखता नहीं है अलग बात है, लेकिन हमें धक्का जरूर देगा कौन, दीवार। ठीक है, यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। और यही कारण है कि जब आप छत पर से गिर रहे हो, कोई चीज़ आपको जमीन में फेंक रहे हो, अगर आप जोर से फेंकोगे तो उसमें जल्दी टूटता है, ज़्यादा टूटता है। धीरे से फेंकोगे जल्दी कम टूटेगा। जैसे सपोज करो कि मैं एक टेबल पे खड़ा हूँ, टेबल से मैं नीचे जंप कर रहा हूँ अपने जस्ट जनरल अपने फ्लोर पे, आपको चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर यही आप 2 फ्लोर से गिरोगे तो क्या होगा, आपको बहुत चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि जितने तेज से आप नीचे आ रहे हो, जितनी तेज से आप नीचे आओगे, जमीन आपको उतनी तेज से क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप बीच में सैंडविच बन जाओगे। क्या बन जाओगे? सैंडविच बन जाओगे। सर मुझे भूख लग गया, सैंडविच खाने का मन कर रहा है, हाँ सैंडविच बाद में खाएंगे, थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा और पढ़ लो, फिर अपने को छुट्टी। ठीक है, तो सैंडविच हम खाएंगे, साथ में मिलकर खाएंगे कभी। लेकिन उसके पहले आप समझो कि जब आप बॉडी इतनी जोर से इस पर फोर्स लगाएगा, उतनी तेज से बॉडी उस पर भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। बॉडी यहाँ से फोर्स लगाया, जमीन इसको यहाँ से फोर्स लगाया। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नॉट सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट क्या है, रिएक्शन। यही क्या होता है, एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। आप जैसे देखो यहाँ पे चलना चाह रहे हो तो आप आगे मूव कर रहे हो, आगे की तरफ, रिएक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, एक्शन रिएक्शन। आप पीछे धक्का मार रहे हो और आगे चल रहे हो। ठीक है, आपकी इसलिए हमारी एड़ी ऐसी बनी होती है, हमारा जो पाँव है ना का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ताकि क्या हो, आप इसको टो से अपने धक्का मारो और आप आगे बढ़ सको। ऐसे टो से मारो धक्का और आगे बढ़ो। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक, एक टॉपिक छोटा सा और आता है इसके अंदर, दैट इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो एग्जाम में आएगा ना उसका, तो टेंशन मत लेना, सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप कर पाओगे। बस यही लिखना कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ।
ठीक, अच्छा। अब इनर्शिया क्या है, इनर्शियल फोर्स और नॉन इनर्शियल चीजें क्या है, देखो इनर्शियल फ्रेम, इसको फ्रेम लिखना, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये है क्या। इनर्शियल फ्रेम इज द वन वेयर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स ट्रू। देखो अब न्यूटन के लॉज जो हैं हर जगह वैलिड नहीं है, ठीक है, न्यूटन के लॉज जो हैं वो हर जगह वैलिड नहीं है। कहाँ कहाँ वैलिड है, जो जो इनर्शियल फ्रेम में है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ों को, तो जहाँ जहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ वैलिड है वो सबको बोलते हैं हम इनर्शियल फ्रेम, और जहाँ नहीं है उसको बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम। एग्जाम में कई बार स्कूल में पूछ ले जाते हैं, बताइए इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंस क्या है, तो आप ऐसे बता सकते हो क्या कि इनर्शियल फ्रेम इज द वन वेयर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन होल्ड्स ट्रू, मीनिंग ऑब्जेक्ट आइदर रिमेन्स रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्ट अपॉन द बॉडी बाय द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स। आपने पढ़ ही लिया कि कोई बॉडी उस स्टेट में रहना चाहता है अनटिल और अनलेस आपने उस पर क्या ना लगाया हो, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया हो। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, फ्रेम ऑन अदर हैंड इज एक्सेलरेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम एंड न्यूटन्स लॉ डोंट डायरेक्टली अप्लाई टू सच अ फ्रेम। जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ हैं वो क्या होते हैं, इसके ऊपर अप्लाई होता नहीं है। बोलो क्लियर है यहाँ तक, तो सिंपल सा है, कुछ और नहीं है, ठीक। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, पहले तो टेक अ स्क्रीनशॉट, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल था क्लियर हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर कुछ भी दिक्कतें हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ बी फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपके छोटे से ये एक इनिशिएटिव से काफ़ी कुछ सीखने को मुझे भी मिलता है, क्योंकि ये जो भी हम बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप लोग के लिए ही है। फाइन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें क्या चाहिए, हर बच्चा हर जगह तक पहुँचे, अगर क्वालिटी है तो ज़रूर पहुँचना चाहिए। फाइन, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।